हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को परीक्षा मैनिया की तरफ से नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं विकास भारद्वाज आपका परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम 3 क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था की डाल चुके हैं, जिनके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे भारतीय संविधान का विकास किस तरीके से हुआ। और उस बात को मैंने काफ़ी सारे एक्ट जो भी पारित हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन्हें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। उनके अंदर जो बातें थीं वो मैंने आपको समझाई। उसके बाद में प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई जो मेन जो पॉइंट थे, जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के यानी कि मॉडर्न इंडिया के थे, वहाँ से कुछ पॉइंट मैंने राजनीतिक कारण उठाए, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। सारे एक्ट मैंने आपको समझाए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में 1781 का संशोधन अधिनियम, उसके बाद में बहुत सारे एक्ट धीरे धीरे 1784 का, 1793 का, मैंने ये सारे एक्ट आप लोगों को समझाए और इनके बारे में मैंने बहुत डीप डिस्कशन किया, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। हाँ, कुछ बातें मैंने छोड़ दी। एक बच्चे का कमेंट आया था कि इतना जो है आपने छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने छोड़ दिया वो मॉडर्न इंडिया का हिस्सा है। हम आधुनिक भारत के इतिहास में, हमारी जो टीम के एक इतिहास के अध्यापक आप लोगों को उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। और जितना मैंने आपको कराया वो काफ़ी हद तक आपके लिए उपयोगी है और परीक्षा की दृष्टि से सफिशिएंट है। आप इतना भी कर जाते हैं, इतना अगर अच्छे से कर लेते हैं तो उन चीज़ों को आप आराम से, पेपर के क्वेश्चन को और उन चीज़ों को आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरी 2 बातों का आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। पहला नंबर, आप अपने नोट्स बनाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप अपने नोट्स बनाएंगे। नोट्स आप डेली, प्रतिदिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट डाउन करते रहो। मैं पॉइंट वाइज पढ़ाता हूँ हर चीज़ को और बहुत अच्छे से डिस्कशन करता हूँ, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। जहाँ तक कोशिश है, देखिए, भारतीय संवैधानिक विकास में कुछ चीज़ें, क्या 80% चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिनके बारे में बहुत डिटेल में समझाया जाए या उनका इतना अच्छा पोस्टमार्टम कर दिया जाए कि बहुत इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैंने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, जहाँ तक मेरे से उम्मीद हुई। चलिए, एक मोटिवेशन थॉट के साथ हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये ज़िंदगी है हसीन, ये ज़िंदगी है हसीन, इससे प्यार करो। कि ये ज़िंदगी है हसीन, इससे प्यार करो। अभी है रात, सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतवार करो। प्यारे विद्यार्थियों, इन 4 लाइनों के साथ हम कुछ चीज़ों को प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए धीरे से, बहुत प्यार से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कल मैंने आपको बताया, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। भारत शासन अधिनियम, लास्ट वाली पॉइंट को डिस्कशन कर देता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, जिसमें भारतीय संविधान का लगभग 75 से 80% भाग लिया गया है। भारतीय संविधान का लगभग 75 से 80% भाग लिया गया है। इसके बारे में मैंने कल डिस्कशन किया। मैंने आपको बताया कि उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया, जिसके लिए भारतीय संविधान में जो उत्तरदायी सरकार का जो गठन हुआ है, उसके लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम अपने आप में नींव का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसका 70 से 80% भाग उठाया गया है, डायरेक्ट अडॉप्ट किया गया है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान तो दूसरी जगहों से चुराया हुआ संविधान है या ले लिया संविधान है। प्यारे विद्यार्थियों, उन के बारे में सोचने की कोशिश करिए। वो बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने ऐसे अखंड भारत के लिए, ऐसे विविधताओं से भरे हुए भारत के लिए ऐसे नियम कानून बना दिए, जिनके थ्रू हमारी अब तक राज्य व्यवस्था चलाई जा रही है, सरकार चलाई जा रही है और आगे तक चलाई जाएगी। उन पर कितना उन्होंने डिस्कशन किया है। और आपको आगे मैं बताऊंगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ इतने समय में।
उन पे बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया, डिस्कशन किया गया, तब उन चीज़ों को भारतीय संविधान में डाला गया। चलिए इन चीज़ों पे आगे डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है मुद्रा और साख के नियंत्रण हेतु। अगला मैंने बताया 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से, कहां से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और वहां एक फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी। और अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय कब से कार्यरत हुआ, तो 1937 से। ये बात मैंने अच्छे से समझाई और बढ़िया से कल डिस्कशन किया था, इतना लंबा नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और लिखवाया था, और मेरे पुराने नोट्स में भी वो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, पहले से आप देख सकते हैं। 1937 में एक और काम हुआ था कि वर्मा, जिसे म्यांमार कहा जाता है, वर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। और ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था, पेट के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में आया था, अभी कल परसों जो एग्जाम हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन चीज़ों का डिस्कशन किया और मैंने बताया कि भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। इस चीज के बारे में मैं डिस्कशन किया। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची इसके अंदर निहित थी अखिल भारतीय संघ की तरफ से। उसके तहत इनमें कुछ विषय निहित थे, जैसे 59 सब्जेक्ट संघ सूची में, 54 सब्जेक्ट राज्य सूची में, 36 सब्जेक्ट समवर्ती सूची में। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। हालांकि संघीय सरकार का भारतीय राजाओं ने और देशी रियासतों ने सपोर्ट नहीं किया, परंतु द्विसदनीय व्यवस्था भी हमारे इसी शासन अधिनियम में ली गई है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, सारी चीजें हुई। इसमें अगला पॉइंट जब हम डिस्कशन करेंगे तो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट होगा संविधान सभा का गठन। अब हम अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे। देखिए, संविधान सभा की यदि मैं बात करूं कि संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई, मैं अगर बात करूं संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि संविधान सभा की औपचारिक मांग कैसे की गई, ये क्वेश्चन है सारे डायरेक्ट। अगर आपसे यह पूछा जाए संविधान सभा की औपचारिक मांग कैसे, औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई, तो हम बताएंगे कि एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। एम और एन दोनों एक जैसे बन गए प्यारे बच्चों। एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई। इसके बाद देखिए 1940 में दूसरी विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कहानी थोड़ा सा समझा देते हैं, समझाने लायक पॉइंट इतने नहीं है, फिर भी मैं इतिहास में थोड़ा समझाता हूं। देखिए, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होगा, मैं लिख देता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्ष और 1 दिन चला था। याद रखना ये बात, ये पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं, बड़े खतरनाक प्राणी हैं। तो भाई क्या पूछा कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने समय तक चला, तो देखिए 6 वर्ष और 1 दिन तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और 2 दिसंबर 1945 को समाप्त हुआ। सितंबर
2 सितंबर है, सितंबर, ये डेट गलत है थोड़ी सी, 2 सितंबर होगा, मेरे से मिस्टेक है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इसमें डेट थोड़ी सी मिस्टेक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये 2 दिसंबर 1945 होगा जहाँ तक मेरा विचार है, ये गलत है थोड़ी डेट, लेकिन ये सही है कि 1 वर्ष मतलब 6 वर्ष 1 दिन ही फिक्स चला था, इसमें थोड़ी डेट मिक्स है, इसको ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अगला अगर हम डिस्कशन करते हैं तो प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, अंग्रेजों को भारतीय लोगों की आवश्यकता थी कि भारतीय लोग अंग्रेजी सेना में शामिल हों और उनका सपोर्ट करें, लेकिन भारतीय लोग अपनी मांग पर अड़े थे कि यदि हमें संविधान सभा आप देते हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में जब अंग्रेजों को पता चलता है कि ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो एक ऑफर लेके आते हैं जिसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है, यानी अगस्त प्रस्ताव। एक 1940 में आता है प्यारे विद्यार्थियों अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव में क्या होता है, संविधान सभा की जो मांग है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है कि जो संविधान सभा की मांग चल रही है हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन उन लोगों ने इसमें कुछ प्रावधान ऐसे रख दिए कि जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे दरवाजे पर लगी हुई कील कहा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे दरवाजे पर लगी हुई कील कहा गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहां पे लिखना चाहेंगे कि इसमें संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। यह पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसमें संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया गया सर, स्वीकार कर लिया गया। पॉइंट नंबर 2, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे दरवाजे पर लगी कील, दरवाजे पर लगी कील, यानी दरवाजे पर लगी कील, और वो भी जंग, यानी कि मैं एक से एक बात भूल गया हूं, दरवाजे पर लगी जंग की कील, जंग लगी कील या जंग युक्त कील बताया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है यहां तक समझ आया हो। मैं अपनी बात को एक बार दोहरा देता हूं जो मैंने समझाया। कह रहे हैं कि संविधान सभा का गठन हो रहा है, हम सब मिलकर के एक संविधान सभा बना रहे हैं, तुम भी मेरा सपोर्ट करो भाई, हैं? और भाई उस संविधान सभा में मैंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की, उसके बाद में औपचारिक मांग हुई सर, जो एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। अब इधर दूसरी साइड में हम देख पा रहे हैं तो एक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया प्यारे विद्यार्थियों। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो भाई अंग्रेजों को पता लगा कि भाई ये भारतीय हमारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि संविधान एक हाथ दो और दूसरा लो, सीधा है, संविधान सभा दो और सपोर्ट लो। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि एक अगस्त प्रस्ताव लेके आई ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस अगस्त प्रस्ताव पे संविधान सभा की मांग को स्वीकार तो किया गया, लेकिन हमारे तरीके से नहीं। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या कहा गया कि इसे दरवाजे पर जंग लगी हुई कील बताया गया। बोलो, इतना समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया तो 1940 में गांधी जी द्वारा क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये पॉइंट लिखने लायक नहीं है, हिस्ट्री में बहुत अच्छे से डिस्कशन होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहां से केवल एक बात पूछी जा सकती है कि कौन 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का पूर्ण सपोर्ट किया। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं हमारे, आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का अच्छे से सपोर्ट किया। अच्छा प्यारे बच्चों, 2 बातें और, एक नोट करना, पीछे
1928 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा, मेरे से अगर रुक जाता है कोई क्वेश्चन तो मैं रिपीट करा देता हूं, जैसे कि मुझे यही याद आया। देखिए, दो बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिनमें वो बातें पूछ ली गई हैं। मैंने आपको बताया था कल साइमन कमीशन, बताया था ना। बस दो बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। ये कहेगा चार ऑप्शन देगा, जिनमें से 3 सही होंगे प्यारे बच्चों और 1 गलत होगा। और ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कहता है कि साइमन कमीशन का सपोर्ट करने वाले भारतीयों के नाम बताइए, या निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नहीं है जिसने साइमन कमीशन का सपोर्ट नहीं किया। जिसमें एक कमीशन है प्यारे बच्चों, 2 कमीशन है और एक व्यक्ति है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, मोहम्मद सैफी ग्रुप है और यूनियनिस्ट पार्टी है। इस बात को थोड़ा याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। लिख देता हूं। देखिए, साइमन कमीशन, थोड़ा पीछे जाएंगे कोई बात नहीं। देखो, नॉलेज है थोड़ा, मैं कम से कम ये देखिए कि मुझे याद आ जाता है तो मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से। ये मत सोचना कि कहां से कहां पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाऊंगा इसी को भी, लेकिन एक क्वेश्चन है तो उसे डिस्कशन कर लेते हैं, कभी कभी डाउट में भी आ जाता है। 1928 में साइमन, मुझे अचानक से याद आ गया, अरे सही तो लिखा है, साइमन कमीशन का सपोर्ट करने वाले लोग। पहला नंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा मोहम्मद सैफी ग्रुप, मोहम्मद सैफी ग्रुप, और तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट यूनियनिस्ट पार्टी। निस्ट पार्टी प्यारे विद्यार्थियों बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बात को जरा नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे इस बात की उम्मीद है, मैं मिटाने की कोशिश करूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा याद रखें, और अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो या फिर कुछ बच जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखिए, मैंने आपको बताया, मैं 1940 में बता रहा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति थे, आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इसका सपोर्ट कर रहे थे। आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलिए, समझ आ रहा है ना? 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसका सपोर्ट किया था। और देखिए, 1942 इंपॉर्टेंट डेट है, क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। यहां से केवल एक बात पूछी जाएगी, देखिए, इसे महात्मा गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक बताया गया है। इसे याद लिखने वाली कोई आवश्यकता नहीं है, लिख देंगे महात्मा गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक बताया गया है, पोस्ट डेटेड चेक बताया गया है। क्या बताया गया है? पोस्ट डेटेड चेक।
पोस्ट डेटेड चेक बताया गया है। इतनी बात समझ में आ रही है? आज की स्पीड मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को समझाया अच्छे से जा सके। अब देखिए इधर क्या है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, क्योंकि विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। क्या होता है सर? विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जिसके कारण इधर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसमें करो या मरो का नारा दिया जाता है। करो या मरो का नारा दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है अगस्त क्रांति। इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। 1900 अगला पेज बदल देते हैं। एक है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना। इसके तहत क्या होता है, इसमें 3 सदस्य होते हैं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंज। 3 व्यक्ति होते हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन होते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या होता है, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन होते हैं सर। प्रथम निर्वाचन में क्या होता है, देखिए एक साइड में समझा देता हूं। कुल सदस्य, संविधान सभा में जो कुल सदस्य हैं वो हैं 389 कुल टोटल सदस्य हैं, जिसमें से प्यारे बच्चों 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, रियासतों से, और 4, ये 4 बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से, ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। इस ब्रिटिश कमिश्नरी के बारे में भी समझाएंगे थोड़ा सा। ब्रिटिश कमिश्नरियों से थी ये था टोटल, यानी कि कुल जो लोग थे 389 जो टोटल लोग थे उनके बारे में था। लेकिन प्यारे बच्चों, इनमें से क्या हुआ कि इनमें से केवल 296 सीटों पे तो मतदान हुआ, 296 सीटों पर चुनाव हुए। प्यारे बच्चों क्या हुआ, 389 में से 296 सीट ऐसी थी जिन पे चुनाव हुआ, लेकिन प्यारे बच्चों 93 सीट ऐसी थी जिन पे मनोनयन हुआ। 93 सीटों पर मनोनयन हुआ। 93 सीटों पर क्या हुआ, मनोनयन हुआ। जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति पर लोगों को मनोनीत करता है, उसी समय में 93 सीटों पर मनोनयन हुआ। लेकिन अगर हम बात करें इन 296 लोगों की, कि इन 296 लोगों में से जिन पे इलेक्शन हुए, इनमें क्या क्या हुआ, तो मैं क्या ढूंढ लेता हूँ। इन 296 लोगों में क्या क्या हुआ प्यारे बच्चों, 208 सीट कांग्रेस को मिली और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है जी।
208 सीट कांग्रेस को मिली, 208 सीट कांग्रेस को मिली, और जिनमें से कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अब जब कांग्रेस की सरकार बनी, अच्छा सर बाकी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बाकी लोग कहाँ चले गए। 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली, 73 सीट मुस्लिम लीग, अरे सही लिख जाए यार, क्या हो रहा है, एक मिनट, नहीं वो मिट जाएगा नीचे वाला। 73 सीट मुस्लिम लीग, 73 सीट मुस्लिम लीगों को मिली, और 15 सीट अदर्स यानी अन्य लोगों को मिली। 15 सीट किसको मिली? अन्य लोगों को मिली। इस तरीके से चुनाव के कुछ नतीजे आए। अब कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। जब कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन किया, और संविधान सभा में हम अपने अंतरिम मंत्रिमंडल की यानी कि सबसे पहले मंत्रिमंडल के बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन कौन व्यक्ति किस किस पद पर लाए गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहां तक उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। अच्छा, कैबिनेट मिशन के लोगों के नाम लिखने हैं। कैबिनेट मिशन मैंने कहाँ लिखा? अच्छा, वो थोड़ा उधर मिटाना पड़ेगा, मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ। कैबिनेट मिशन में देखिए, दोबारा से मैं समझा देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंज। 3 लोग थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंज। 3 लोग थे, ठीक है जी। एक क्रिप्स है, क्रिप्ट है, आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। क्रिप्ट से ही सही है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आगे प्यारे बच्चों, अगला हम लोग देखिए, जो 2 सितंबर 1946 को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अभी मैं पीछे वाले में थोड़ा सा निकल के आ जाएगा पेज, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ है ये, यही बात कर रहे थे ना। हाँ जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। इसके बाद में प्यारे बच्चों एक बात आती है, 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार का गठन होता है। प्रथम अंतरिम सरकार का गठन होता है। सर इतनी बात समझ में आई? 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार का गठन होता है। आइए गठन करते हैं। उस समय वायसराय था लॉर्ड वेविल। जो लॉर्ड वेविल का कार्यकाल था उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, 2 सितंबर 1946 इसमें प्रथम अंतरिम सरकार का गठन होता है। इस समय लॉर्ड वेविल इस समय का वायसराय था। क्योंकि 1946 में गठित होकर के आया था और 1947 तक काम किया था। इसने 1944 से 1947 तक हमारी टीम का कोई व्यक्ति, सारे विद्यार्थियों में से कोई भी ऐसा हो जिसको कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। और भाई अपना ध्यान इधर केंद्रित करें। अगर किसी को कोई परेशानी, मतलब यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं। बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप में एक बार रिवीजन करें बैठ के। और मैं क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की बहुत अच्छी संभावना है। आपसे पूछा जाएगा जिस समय प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये बात पूछी जाएगी। लॉर्ड वेविल उस समय का वायसराय हुआ करता था, जो 1944 में भारत में वायसराय बन के आया था और 1947 तक भारत में वायसराय रहा था। इतनी बातें मुझे लग रहा है कि समझ में आ गई होंगी। अब हम आइए अंतरिम सरकार का गठन करते हैं प्यारे विद्यार्थियों।
प्रथम अंतरिम सरकार। इस प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कुछ इस तरीके से किया जाता है, एक बार मैं बोल के आप लोगों को समझा देता हूं, देन हम डिस्कशन करते हैं। इस समय पहले प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग मेरे साथ साथ नोट करेंगे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन हुआ करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। या हम पूछेंगे वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे? तो लियाकत अली खान। वित्त मंत्री उस समय के लियाकत अली खान, लियाकत अली खान उस समय के वित्त मंत्री हुआ करते थे, लियाकत अली खान। और प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी उस समय के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे सर सी राजगोपालाचारी। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वास्थ्य मंत्री तो श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राव, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राव, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राव। कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल, कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल। आप इतना नोट करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हूं। हो गया होगा। अगला पॉइंट पेज करते हैं। अब लिखेंगे स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान, गजनफर अली खान। आगे पूछेंगे रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, रेल मंत्री, रेल मंत्री अरुणा आसफ अली, रेल मंत्री हैं सर अरुणा आसफ अली। और अगर हम कहें उद्योग मंत्री जॉन मैथाई,